Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Oriental IAS Academy. This video is presented by me, Shailesh, and today we will discuss all major aspects of the new Education Policy 2020, which was approved by the Union Government yesterday, that was 29th July 2020. Kindly watch this video to the end because every word here is a gold mine for UPSC prelims as well as mains. If you like this video, kindly share it with your friends and family and please subscribe to this channel. Alright, so before we delve into the new educational policy, let me just give you a brief historical background into it. Guys, I'm going to continue this video in Hindi as well as English so that every segment of audience is comfortable with it. Okay? देखिए, हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो 1835 के लॉर्ड मकाउलेज एजुकेशन पॉलिसी से कंसिडर की जाती है. सो यू कैन से द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप टुवर्ड्स इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वाज टेकन अंडर द ब्रिटिश एंड बाय द ब्रिटिश. और पहली जो पॉलिसी थी वो थी लॉर्ड मकाउलेज एजुकेशन पॉलिसी. लॉर्ड मकाउले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनकी काउंसिल में लॉ मेंबर थे. ओके, नाउ सेकंड स्टेप जो इंडिया की एजुकेशन की तरफ लिया गया था वो था 1854 में, एंड दैट वाज चार्ल्स वुड ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी. उसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी. रिकमेंडेशंस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट हेयर. ओके, इसको कहा गया था वुड्स डिस्पैच. इनफैक्ट इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इंडिया में फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया था. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. 1857 में इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी. तीसरा जो एक मेजर एफर्ट था वो था 1883 में, एंड इट वाज हंटर कमीशन. जस्ट रिमेंबर द नेम. डिटेल्स आप खुद से गूगल कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दीज नेम्स एंड दीज इनिशिएटिव्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और अगर आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है या एवोल्यूशन पूछा जाता है इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है इस बार के मेंस के लिए, तो आपको ये जो कमीशंस हैं इनका रेफरेंस देना एक्सट्रीमली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, लास्ट जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में आता है वो है आपका सैडलर कमीशन, SADLER सैडलर कमीशन. इसको आप द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917, जिसकी रिपोर्ट 1919 में सबमिट हुई थी. ये यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के लिए बनाया गया था. ऑलराइट, सो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी लेगेसी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से रिलेटेड है. अभी हम बात करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है. सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की. ये सबसे पहला कमीशन था, 1948 में बन गया था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. आई एम श्योर यू ऑल नो कि जो 5 सितंबर है, जो टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, वो श्री राधाकृष्णन के ट्रिब्यूट के तौर पर मनाया जाता है. एंड डॉक्टर S राधाकृष्णन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर थे, प्लस इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे. दिस इज़ ऑल वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट, इस कमीशन में क्या क्या कहा गया वो हमारे लिए आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है. ऑलराइट, जो सेकेंडरी कमीशन आया था एजुकेशन पर वो 1952 में आया था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मुदालियार कमीशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. MUDALIAR मुदालियार कमीशन.
वाई इट वॉज कॉल्ड मुदालियार कमीशन? बिकॉज इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ये इसके चेयरमैन थे, जो कि वाइस चांसलर थे उस टाइम पर मद्रास यूनिवर्सिटी के। ऑलराइट, इस एजुकेशन कमीशन की एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है 1952 वाले की, कि आज की डेट में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं या जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑलरेडी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में दिए गए थे। फॉर एग्जांपल, स्किल डेवलपमेंट का जो रिकमेंडेशन है वो फॉर द फर्स्ट टाइम मुदालियार कमीशन में दिया गया था। स्किल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, यहाँ पर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था सिलेबस में। बाय थॉट प्रोवोकिंग आई मीन कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में रेकमेंड किए गए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट recommendation. नेक्स्ट important कमीशन was कोठारी कमीशन। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी। इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ये पहला फुल फ्लेज्ड एजुकेशन कमीशन था जिसके बेसिस पर एक एंटायरली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। DS कोठारी साहब ने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट उस टाइम पर कही थी, एंड इट इज़ क्वाइट अस्टॉनिशिंग दैट इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में जो 6% ऑफ GDP की फिगर को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया को अपनी GDP का एटलीस्ट 6% पोर्शन एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। वो चीज़ DS कोठारी ने 1964 में जब कमीशन बना था उस टाइम पर कही थी कि अगर एजुकेशन में विजिबल डेवलपमेंट देखना है, सो यू विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ GDP ऑन द एजुकेशन सेक्टर। बट इस फिगर को इंक्लूड नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर आप 2017 से 18 का डेटा देखेंगे तो जो स्पेंडिंग हुई है एजुकेशन सेक्टर पे वो लगभग 2.7% की हुई है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे शुरू से लेकर आज तक, जब से हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो 1% से नीचे हमारी GDP का शेयर एजुकेशन सेक्टर को कंट्रीब्यूट हुआ है। 1968 में हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये तैयार हुई थी, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। कौन कौन सी डिटेल्स थी इसकी? दे आर नॉट रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, दे आर काइंड ऑफ ऑब्सोलीट, फॉसिलाइज्ड। एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस कर दिया गया था। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अभी आप देखिए 1968 में पॉलिसी बनने के बाद दोबारा जो पॉलिसी का नंबर आया वो 1986 में आया, एंड कोइंसिडेंसेस कि इस बार राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी की डिटेल्स हैं दे आर अगेन फॉसिलाइज्ड फॉर अस, वी डोंट नीड टू डेल्व इनटू दैट, ऑलराइट। बस एक चीज़ यहाँ पर नोटवर्दी है कि 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद बनी है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज गैप। 34 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अभी तक वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम्स में टॉप 100 में भी काउंट नहीं किया जाता था, बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी थिंग्स माइट चेंज रियल सून, ऑलराइट। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2016 में जो आई थी, एंड जो अभी हमारी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किसके ऊपर ऑफिशियली बेस्ड है? वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि जो कस्तूरी रंगन कमेटी है इसमें कई सारे पॉइंट्स को सुब्रमण्यम कमेटी से उठाया गया है, बिकॉज सुब्रमण्यम कमेटी के जो रिपोर्ट थी उसके जो रिकमेंडेशंस थे उनको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ सुब्रमण्यम कमेटी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, जिसके बेसिस पर 2020 एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है।
सुब्रमण्यम कमेटी की कुछ एक रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IES। IES यहाँ पर है इंडियन एजुकेशन सर्विस। जिस तरीके से हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं लाइक IAS, IPS एंड IFS, सेम लाइन पर IES वॉज टू बी क्रिएटेड, जिसमें एजुकेशनल ऑफिशियल्स को सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता जो कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में काम करते टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन लेवल थ्रू आउट कंट्री। ओके, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि जो 6% GDP की फिगर है उसको इन्होंने क्लियरली असर्टेन किया था। द कमिटी सैड कि इट इज़ एब्सोल्यूटली critical to spend at least 6% of GDP amount without any further delay, but no action was taken at that point in time. तीसरी recommendation थी no detention policy. No detention, I hope you understand कि किसी student को fail नहीं करना है। No detention policy until 5th standard। UPSC क्या कर सकती है, इसमें चीज़ें थोड़ा सा घुमा के दे सकती है, आपको स्टेटमेंट दे सकती है कि सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नो डिटेंशन पॉलिसी वाज रेकमेंडेड अप टिल 10th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड तक नो डिटेंशन पॉलिसी। एंड एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है मुझे, दैट इज़ कि जो मिड डे मील है जो अभी तक सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स और आंगनवाड़ी में दिया जाता है न्यूट्रिशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, इस कमेटी ने कहा था कि जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही नेसेसरी है। सो मिड डे मील स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए सेकेंडरी स्कूल्स तक। ऑलराइट गाइज, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर रिफॉर्म्स। यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं रिफॉर्म्स की, एक है हायर एजुकेशन में और एक है स्कूल लेवल पर। ओके, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म है हमारा 50% GER। GER स्टैंड्स फॉर ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। व्हाट इट इज़, गूगल अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में एक बार गूगल कर लेना। अभी फ़िलहाल जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में वो केवल 26.3% है। ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है एंड इसको हमें 50% तक लेकर जाना है और हमारे लिए जो टारगेट डेट है वो है 2035। दूसरा मेजर रिफॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अभी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। व्हाट इट मीन्स इज़, सपोज़ कीजिए आप फिज़िक्स में ऑनर्स कर रहे हैं, राइट, और अगर आप ऑनर्स नहीं भी कर रहे हैं, लेट्स से आप फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक लेना पसंद करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप फिज़िक्स के साथ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। पहले इस चीज़ को टैबू कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्लियरली डिफाइन की गई हैं। पहली है रिसर्च इंटेंसिव, पढ़ाया तीनों में जाएगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस केयरफुली। रिसर्च इंटेंसिव, इनका मेन काम होगा रिसर्च करना, लेकिन साथ में पढ़ाएंगे भी। ओके। दूसरा होता है टीचिंग इंटेंसिव, इनका मेन काम है पढ़ाना, लेकिन साथ में रिसर्च भी करेंगे, तो वो उनका सेकेंडरी फंक्शन होगा। और तीसरे हैं आपके ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, जिनका काम सिर्फ पढ़ाना होगा और डिग्रीज ग्रांट करना होगा। अभी धीरे धीरे क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा अफिलिएटेड सिस्टम है कॉलेजेस का। यूनिवर्सिटीज़ भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ एंड दिस एंड दैट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स सब कुछ यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम के अंडर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और जो डिफरेंट अफिलिएशंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, बट नॉट abruptly. It has been given a cushion period of about 15 years. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट
अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में, मान लीजिए उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है या सेकंड ईयर कंप्लीट किया है और वो थर्ड ईयर नहीं कंप्लीट कर पाया ड्यू टू XYZ रीजंस, तो उसके वो 2 साल वेस्ट नहीं होंगे। उन 2 सालों के लिए उसे क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स के बेसिस पर अगर किसी ने 1 साल का कोर्स, अगर मान लीजिए किसी ने 1 साल पढ़ाई की है तो उसे उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर किसी ने 2 साल पढ़ाई की है तो डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल पढ़ाई की है तो डिग्री दे दी जाएगी। और अगर किसी ने 4 साल पढ़ाई की है तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री मिलेगी जो कि ऑनर्स लेवल की होगी। आप एग्ज़िट कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं कहीं भी, किसी भी तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट रिफॉर्म आता है UG प्रोग्राम। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे वो 3 साल के भी अवेलेबल होंगे और 4 इयर्स के भी अवेलेबल होंगे। 3 साल के प्रोग्राम्स बेसिकली जो जॉब ओरिएंटेशन है उनके लिए यूज़ किए जाएंगे। मान लीजिए आपको सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर करना है, यू डोंट वांट टू गो फॉर 4 ईयर प्रोग्राम, दैट इज़ टोटली फाइन। 4 ईयर प्रोग्राम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, जो आगे जाकर अपनी रिसर्च को एक बिगर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सिमिलरली जो PG प्रोग्राम्स हैं वो 1 ईयर एंड 2 ईयर्स दोनों में अवेलेबल होंगे। MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। एंड जो क्रेडिट ट्रांसफ़र और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से आप अगर एग्ज़िट करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं होगी, आपको रीएडमिशन शुरू से नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया है, वो है मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये इसको आप शॉर्ट में मेरू कह के याद रख सकते हैं। सरल भाषा में बोलूँ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो कि IIT एंड IIM के लेवल की होगी और यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सब लोगों के लिए ऑन इक्विटेबल बेसिस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। एक हायर अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और पूरे इंडिया में चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, सबके लिए जो रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स हैं, वो यही बॉडी क्रिएट करेगी। ऑलराइट, इसके अंडर नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एग्जिट ऑप्शंस, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा एंड 3 इयर्स के बाद डिग्री, एंड देन you will get multidisciplinary bachelor's program for 4 years. okay, मेजर और माइनर सिस्टम कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल होंगी, लाइक फिजिक्स विद फैशन डिज़ाइन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रखे जाएंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके लिए एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जो डे टू डे बेसिस पर जो पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंडर ये कुछ चीज़ें और रिमेनिंग हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉमन नॉर्म्स रखे जाएंगे जो कि एक कॉमन अथॉरिटी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे। पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, इट इज़ नथिंग बट PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। प्राइवेट जो सेगमेंट्स हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। फ़ी फिक्सेशन, यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ीस नहीं वसूल पाएंगे, उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और सभी कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन्हें अपनी फ़ी को ओपन रखना होगा फॉर इंस्पेक्शन। ओके, सो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिलने वाली है एंड जो एजुकेशन है वो थोड़ी और अफोर्डेबल हो पाएगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। ऐसा नहीं है कि कल से ही 6% अमाउंट रख दिया जाएगा, बट फेज्ड मैनर में द टारगेट इज़ टू कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 6% ऑफ GDP एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज द सिचुएशन अलाउज इंडिया टू डू इट। पॉलिसी में इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसने अनमैच्ड स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं,
I guess you already know the names of Chanakya, Sushrut, Charak, Aryabhat, Bhaskaracharya, and we had world-class universities like Nalanda, Takshila, Vikramshila, Valabhi. So इन सारी चीज़ों का क्रेडिट रखते हुए हमारा जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे नॉलेज सिस्टम्स, लैंग्वेजेस, कल्चर और वैल्यूज़ पर इक्वल फोकस करेगी. लैंग्वेज फैकल्टीज़, रिसर्च ऑन लैंग्वेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, इन सबको प्रमोट करना इस पॉलिसी का एम है. यहाँ तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत विल बी सेटअप. हायर एजुकेशन में एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया गया है. 100 यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस ओपन कर सकती हैं अभी इंडिया में. एक चीज़ और हमें यहाँ पर याद रखनी है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम बिना एफिशिएंट टीचर्स के नहीं रन कर सकता है. इंडिया में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ देम, वहाँ पर उनकी क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं. इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. सो टीचर्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे एंड मे बी टीचर्स के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें एवरी 10 years टीचर्स को जैसे लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस सिस्टम, उस तरीके का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिसमें हर 10 साल पर टीचर्स को अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा एंड दे विल हैव टू मेंटेन द स्किल सेट ऑन विच दे वर हायर्ड. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज वंस अ टीचर गेट्स द पोजीशन, तो उसके बाद फिर वो रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को एंड द नॉलेज इट बिकम्स फॉसिलाइज्ड. सो इस चीज़ से डील करने के लिए सरकार ने यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोविज़न है उसको इनकॉर्पोरेट किया है. ऑलराइट, अभी हम बात करते हैं. ये पॉलिसी इक्वली फोकस करती है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर. एजुकेशन को हमें क्या करना है, हमें टेक्निकल बनाना है थोड़ा सा. क्यों बनाना है, उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं. रैपिड चेंजेस हर जगह हो रहे हैं, यहाँ तक कि राइज ऑफ बिग डेटा. If you don't know what big data is, please Google about it. Okay, big data के आने के बाद, मशीन लर्निंग के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, you can say कि जो स्किल्ड लेबर की नीड है वो काफ़ी बढ़ गई है. स्किल्ड लेबर की नीड, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी नीड ग्रेजुअली और डे बाय डे रिड्यूस हो रही है. सो इंडिया को अपनी यूथ को रेडी करना है एज स्किल्ड लेबर सो दैट हम जो रैपिडली वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं ऑल फ्रंट्स पे उनसे डील कर सकें. सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मैच द पेस ऑफ द वर्ल्ड. किन किन चीज़ों में टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट हेयर, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड इट शुड बी मोर देन इनफ. लास्ट में बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं. एक चीज़ जो हमारे यहाँ मिसिंग है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम. इट मीन्स, देखिए, अगर मैं आपको साइंटिफिकली बोलूँ और जो कि नेशनल पॉलिसी का तर्क भी है कि बच्चों का जो दिमाग होता है बाय द एज ऑफ 6, जब तक वो 6 साल के होते हैं, उनका 85 to 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है. सो दिस पीरियड और दिस टाइम पीरियड इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड. और यही चीज़ इंडिया में काफ़ी हद तक मिसिंग है. जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये एंटायरली मिसिंग है और बाकी के लोग इग्नोरेंस में इस चीज़ को मिस कर देते हैं. आई वुड से कि अगर ECCE की अवेलेबिलिटी है भी तो हार्डली 10 to 20% पॉपुलेशन के लिए ये अवेलेबल है. भारत सरकार की जो ये पॉलिसी है इसका टारगेट है कि ECCE को एक ब्रॉड कवरेज देना है एंड बाय 2030 जो स्कूल्स में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसे 100% तक लेकर जाना है. प्लीज़ डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड. हायर एजुकेशन में
50% तक GER को लेकर जाना था, स्कूल एजुकेशन में 100% लेकर जाना है, कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है पेडागोजिकल फ्रेमवर्क में। पहले हमारे यहाँ पर सिस्टम हुआ करता था 10+2+3 का सिस्टम। यहाँ पर 10th क्लास ये जो है ये सबके लिए कॉमन है, लाइक यहाँ पर आप चॉइसेस आपके पास नहीं है, सब कुछ सबको कॉमन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकते थे 10th के बाद, साइंस या फिर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते थे, और उसके बाद फाइनली ये जो 3 इयर्स हैं ये आपकी ग्रेजुएशन को दिखाती हैं। लेकिन अभी चेंज क्या किया गया है, अभी पैडागोजिकल फ्रेमवर्क सिर्फ स्कूलिंग के लिए ये आपका 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सरल भाषा में एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो बच्चे का एडमिशन होगा, किसी भी स्टूडेंट को अगर एनरोल किया जाता है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड एज है 3 इयर्स। ओके, 3 साल की एज में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो अगले 5 साल जो होंगे, ये वाला जो 5 है, दीज 5 इयर्स, इनको कहा जाएगा फाउंडेशन ईयर्स। और इन फाउंडेशन ईयर्स में आपकी 3 साल की 3 इयर्स प्री स्कूलिंग होगी, विच मीन्स आंगनवाड़ी। ओके, और इसमें आपकी 2 साल की प्राइमरी एजुकेशन होगी, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। सो यू कैन से कि इसका जो एज ग्रुप होने वाला है वो 3 से लेकर 8 साल का एज ग्रुप होगा, और इसमें जो एजुकेशन कवर की जाएगी वो प्री स्कूल से लेकर सेकेंड क्लास तक, सेकेंड स्टैंडर्ड तक कवर की जाएगी। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आएगी आपकी 3। इस 3 का मतलब है प्रेपरेशन स्टेज और प्रेपरेटरी स्टेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू सिखाया जाएगा, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, और जो 3rd से लेकर 5th क्लास का ड्यूरेशन होगा वो इस मॉड्यूल में प्रेपरेटरी स्टेज के अंडर कवर किया जाएगा। एज ग्रुप आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 से लेकर 11 साल के बच्चे इस सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन के थ्रू गुजरेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 14 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्दर 3 इयर्स का प्रोग्राम डेवलप किया गया है या किया जाएगा, जो कि होगी सेकेंडरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंडरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें उन्हें 6th to 8th क्लास तक की जो लर्निंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। और फाइनली जो बाकी के 4 साल बचे वो आपके 14 to 18 एज ग्रुप के लिए हैं, जिसमें वो अपनी 9th से लेकर 12th क्लास की एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो क्लास 5th तक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो लोकल या मदर टंग में होंगे, ठीक है, एंड इंग्लिश जो होगी वो ऑप्शनल रहेगी 8th क्लास तक। ऑलराइट, यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए या यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए स्कूल्स में एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है परख। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर इट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, और स्कूल्स में सिस्टम शुरू किया जाएगा बैगलेस डेज का। स्टूडेंट को बिना बैग के जाना होगा, इट वुड बी मोर लाइक developing these social and cognitive skills. So education is going to be more fun. Students who don't want to go to schools, young students, young बच्चे जो हैं वो नहीं जाना चाहते हैं, मे बी उस एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। जेंडर इंक्लूजन फंड को शामिल किया गया है और इससे गर्ल्स की एजुकेशन और साथ में जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल करवाई जाएगी। वोकेशनल प्रोग्राम्स 6th क्लास से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स आर देयर। सो गाइज, ये हमारी है एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एंड इससे ज़्यादा आपको आंसर लिखने के लिए या प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।